हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में मैं लाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और ये आशा तो जरूर करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे और साथ ही साथ जो क्लास वर्क आपको मिल रहा होगा उसको भी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे या उसमें थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं कि अरे कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, सुनिए मेरी बात कि जो भी काम हमारा आज का होता है ना उसको आज ही किया कीजिए। आप सोच रहे होंगे मैम ये तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब? यही सोचा था ना। देखिए ये बातें लगती हैं कि अरे फिर लेक्चर शुरू, फिर हो गई बातें शुरू, लेकिन इन बातों का जब हम पालन करने लगते हैं ना तो हम खुद उनको रियलाइज करते हैं कि हाँ ये बातें सही हैं और जो बातें सही हैं वो हमारी लाइफ में हमें अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर ले जाती हैं और कब हम अपने लक्ष्य पर खड़े होकर झंडा फहरा देते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन कब? जबकि हम समय पर अपने कार्यों को करें अनुशासित रूप से। अनुशासित मतलब ये नहीं कि हर जगह सावधान, इस कंडीशन में खड़े रहें। जो भी कार्य है ससमय पूरा करना है, किसी भी ऐसे व्यर्थ की बातों में ध्यान नहीं लगाना है, खेलना है, कूदना है, मौज मस्ती सब कुछ करना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, योग करना है, अपने आप का ध्यान रखना है, मेडिटेशन भी करना है ताकि स्वस्थ हम रहें, जिससे मस्तिष्क एकदम एक्टिव रहे, माइंड हमारा एक्टिव रहे और हर कार्य को करने में आनंद भी आए। कहते हैं ना कि जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है उस काम को हम कितने भी घंटों करते रहे ना थकावट नहीं होती है। कभी सोचिएगा, क्या आप जब कुछ गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स की मैं बात कर रही हूँ, खेलते हैं ना, अभी बंद कर दिया थोड़ा, ओके, जब आप खेलते हैं तो पता ही नहीं चलता। हाँ मामा कहती हैं कि बेटा कब से लगे हो मोबाइल में, निकलो जरा, अभी तो लिया था, पता चलता है नहीं 6 बजे लिया था 10 बज गए। तो इतना जो ड्यूरेशन रहता है ना वो ऐसी तरह से रहता है कि जब हम किसी काम में एकदम मन लगाकर अपने आप को समर्पित कर देते हैं समय का पता नहीं चलता। तो उस मन को थोड़ा सा स्टडी की ओर लगाइए, पढ़ाई की ओर लगाइए, व्यर्थ का समय ना गवाएं। आप देखो कितने अच्छे से आपने अभी जब जैसे आप नर्सरी में गए, फिर KG1 KG2 ये जो भी पढ़ा LKG UKG, उसमें कुछ तो स्मृतियां आपके पास होंगी ना, कुछ तो यादें होंगी कि हाँ जब हम फर्स्ट डे स्कूल गए थे ना तब ये होता था, ऐसा होता था और पता ही नहीं चला कब हम कौन किस तरह से चले गए। और हमारी स्मृति में कोई ना कोई एक टीचर या एक दो टीचर्स तो रहते हैं जिनको हम कभी भूल नहीं पाते हैं, रहते हैं ना ऐसे। जैसे मेरे मस्तिष्क में भी हैं मेरे 2-3 टीचर जिनको मैं हमेशा याद रखती हूँ और लकीली उनसे अब कांटेक्ट में भी हूँ। तो ये सारी जो बातें रहती हैं वो किस तरह से रहती हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं ना उसमें अच्छे से अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें। यदि गेम खेल रहे हैं ना, खेलने जा रहे हैं मित्रों के साथ, तो सिर्फ खेलिए उस टाइम। ये मत सोचना अरे मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे पढ़ाई करना है, ठीक है। अब मैं सोच रहे होंगे हाँ मैम पढ़ाई के बारे में ना सोचें, सोचिएगा, लेकिन कब? जब पढ़ाई का आप वक्त दें, आप पढ़ाई को समय दें और पढ़ाई में हों। खेल रहे हैं पढ़ाई का ध्यान है, पढ़ रहे हैं खेल का ध्यान है, तो कहाँ जाएंगे हम? ना तो यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। कहते हैं ना आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो भाई सुनिए मेरी बात, जो भी आप काम करें बहुत अच्छे से कीजिएगा। खेलने का मन है खेल आइए, टीवी देखने का मन लग रहा है ना टीवी देख लीजिए, जब सबसे पेट भर जाए तो पुस्तक उठा लीजिए, फिर आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और बहुत अच्छे से मन लगेगा। जब भी आपकी परीक्षाएं होती हैं, एक टिप देना चाहूंगी आपको, ट्रिक बताना चाहूंगी कि जब भी हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे वो टेस्ट हो या अर्धवार्षिक या वार्षिक एनुअल एग्जाम हो, जो भी हो, हम जैसे आधे घंटे या 1 घंटे की, मैंने जो किया है बस वो बताती हूँ। कहाँ लिखा है कहाँ पढ़ा है ये नहीं बता रही मैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रही, बस छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ। उनको ध्यान रखेंगे तो लाभ होगा आपको। जब भी हम पढ़ते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, तो उसमें आप मान लीजिए आधे घंटे हो गए है ना, 30 मिनट आपने पूरे कर लिए। अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पीठ में दर्द होने लगा है, थोड़ा उठ जाएं क्या, ऐसा मन होता है, तो थोड़ा सा और बैठिए। फिर उसके बाद जब दूसरी बार आप बैठेंगे, दूसरी बार जब सिटिंग होगी, तो थोड़ी अपनी जगह को चेंज कर लीजिए। मान लीजिए आप बेड पर बैठे थे आराम से या चेयर पर बैठे थे आराम से टिक कर, तो उस पोजीशन को चेंज कर लीजिए, जगह को चेंज कर लीजिए। क्यों? मैं बता देती हूं कि जब हम परीक्षाएं दे रहे होते हैं ना, परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो हमें वो स्थिति, वो कंडीशन, वो जगह याद आती है कि अच्छा ये वाला प्रश्न मैंने वहां बैठकर पढ़ा था, ओ ये तो मैं छत पर घूम घूम कर पढ़ रहा था, अच्छा ये है। तो वो हमें परीक्षा में हेल्प करता है। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, जैसे कि पढ़ते पढ़ते या घर का काम करते करते पढ़ना भी है, पता चला कुछ काम करना है, बुक खुली है यहाँ, तो फिर वो परीक्षा टाइम याद रहता था कि अरे मैंने ये वाला आंसर तब पढ़ा था, तुरंत वो क्लिक कर जाता है माइंड में और हम लिखने लगते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ते समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो,
ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से याद होगा। चलिए चलते हैं कि इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं महादेवी जी द्वारा रचित, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 कोर्स ए, ठीक है, उसका पार्ट 7 है मेरे बचपन के दिन। इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम करने वाले हैं, जिसमें आप जो पाठ्य पुस्तक है ना उसको ध्यान से देखते जाइएगा बाद में कि हाँ ये जो वीडियो देखा हमने इसमें तो हू बहू एक एक बात को बड़े अच्छे से बताया है। आपका रिएक्शन यही होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि कुछ भी स्किप ना हो और कुछ भी आपके मन और मस्तिष्क से यहां वहां ना हो। जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो इतना मैं भरोसा दिलाती हूं आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में इतना सा भी बाल के बराबर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। इतना भरोसा है मुझे आप पर भी और अपने आप पर भी, ठीक है। पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए चलते हैं सबसे पहले लेखिका के जीवन परिचय को। महादेवी वर्मा जी से हम थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में जानते हैं और उनकी जीवन से जुड़ी सभी घटनाओं के बारे में भी जानते हैं और नमन भी करते हैं हम हिंदी की कवियत्री, लेखिका, रचनाकार, साहित्यकार, क्योंकि ना केवल इन्होंने गद्य साहित्य में ही अपनी पहचान बनाई बल्कि काव्य साहित्य में ही ये अव्वल रहीं। संस्मरण लेखन में भी इनके कई संस्मरण बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रसिद्ध व्यक्तियों के संस्मरण को भी लिखा है। साथ ही साथ ये जो चैप्टर है ना मेरे बचपन के दिन, ये भी एक संस्मरण है। ओके, एक बार और बता देती हूं कि संस्मरण किसे कहते हैं। याद रखिएगा, संस्मरण बनता है स्मृतियों से। स्मृति क्या होती है? यादें, ठीक है। यादें कैसी? कि जो हमारे जीवन में घटित हो चुकी हैं और हम उन यादों को याद कर करके यदि कुछ रचना कर दें, कभी कभी यादें धुंधली भी हो जाती हैं, तो उन यादों को सांवली यादें कह सकते हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा जी ने मेरे बचपन के दिन अर्थात उन्हीं के बचपन के दिनों को इस पाठ में संजोया है कि वो कहाँ रहती थीं, परिवार कैसा था, किस तरह का उस समय कल्चर था, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो भावना थी, एकता की जो भावना थी, वो काबिले तारीफ थी। अब वर्तमान की स्थिति को देखते हुए जब जैसे बचपन की बातें याद करती हैं और फिर जब वो बड़ी हो गई और वे सोचती हैं कि अब क्या हो गया, बचपन की जो बातें थी ऐसा लगता है जैसे सपना ही हो। तो संस्मरण बनता है स्मृतियों से और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे बनाती है महत्वपूर्ण। कभी कभी ऐसा हो जाता है हम कुछ भूल गए और कल्पना से कुछ भी जोड़ दिया, तो उतना महत्वपूर्ण संस्मरण नहीं होगा। जिस संस्मरण में एकदम विश्वसनीयता होगी, एकदम ठोस तरीके से, कॉन्क्रीट तरीके से हमें बातें याद होंगी, तब वो संस्मरण अधिक वैल्यूबल और महत्वपूर्ण माना जाएगा। आइए जानते हैं जीवन के बारे में। महादेवी वर्मा जी, इनका जन्म हुआ था सन 1907 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? प्रयाग में। ये एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य के गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कह सकते हैं अतुलनीय, इनक्रेडिबल, ठीक है। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर रहते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए, क्योंकि उस समय 1907 से 1987 के बीच का जो समय था, उस समय लड़कियों को अधिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, या यूं कहें कि लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है था, तो इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है। इसलिए उन्होंने स्वयं चूंकि एक स्त्री थी, लड़की थी, तो उन्होंने जब ये वहां की आसपास की स्थिति देखी कि किस तरह से लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, तो उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए और उनके प्रयत्न सफलतापूर्ण इस मुकाम पर पहुंचे कि धीरे 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 लड़कियों ने भी शिक्षा प्राप्त करनी प्रारंभ कर दी। सन 1987 में इनका देहांत हो गया। प्रमुख कार्य देखते हैं। काव्य संग्रह। काव्य संग्रह, इनके जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है ना आपकी, आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठेंगे तो उसमें इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि महादेवी वर्मा जी की कविताएं बताइए, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं तो कौन सी महादेवी जी की रचना है। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीप शिखा, ये इनकी कविताएं हैं, काव्य संग्रह हैं। गद्य में है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां। ये प्रमुख रचनाएं हैं और अक्सर इनसे संबंधी प्रश्न आते हैं। तो डियरेस्ट स्टूडेंट, इनको याद रखिएगा कि कविता कौन सी है। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीप शिखा, ये काव्य संग्रह है, ठीक है, कविताएं। और गद्य की हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है। अब आइए मेरे साथ
कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं उन्हीं के कॉलेज और स्कूल और बचपन के दिनों की चर्चा, जिसमें उन्होंने स्वयं बताया है कि जब वे गई छात्रावास में, कौन सा छात्रावास था? क्रॉथवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद, और वे जब 5वीं कक्षा में थी, पता है 5वीं श्रेणी में थी। अब आप सोच रहे होंगे कॉलेज, हाँ ऐसा ही होता था, क्योंकि जो स्कूल हुआ करते थे वो बहुत मतलब ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उस समय स्कूल बहुत कम हुआ करते थे, तभी तो शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। जब वहां कॉलेज में गई तो उनकी सीनियर के रूप में मिली सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जो कि अपनी पहचान कॉलेज में बना चुकी थी, अपनी काव्य रचनाओं से सभी को मोहित कर चुकी थी, पढ़ाई में भी अव्वल आती थी। और जब महादेवी वर्मा जी गई तो उनको भी कविताएं लिखने का शौक था, उनको भी रचना करने का शौक था, लेकिन वो छुप छुप के लिखती थी। वो नहीं बताती थी कि मैं लिखती हूँ या मैं कविताओं की रचना करती हूँ। लेकिन एक बार सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने उनसे उनकी कॉपी छीन ली और पढ़ा तो अरे वाह, उन्होंने सोचा ये लड़की, ये जूनियर बड़ा अच्छा लिखती है, तो सबको बताने लगी देखो देखो महादेवी वर्मा भी कविता भी लिखती है, इसकी कितनी सुंदर कविता है। इस तरह से उनकी पहचान बनाई उन्होंने, किन्होंने? महादेवी वर्मा जी ने। कहते हैं ना किसी जब हम कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ तो रहता है, और एकदम कहते हैं ना लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया है। इस तरह से कब कब परिवर्तित हो जाते हैं समय में पता नहीं चलता, लेकिन वो कब पॉजिटिव में परिवर्तन होता है? जबकि हम अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से लगनशील रहते हैं और समर्पित रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि बचपन में हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है उसमें बहुत अच्छे से लोग मिलजुल कर रहा करते थे। जवारा के नवाब, उनकी पत्नी, और मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा है कि वो मुस्लिम अर्थात इस्लाम धर्म के थे, महादेवी वर्मा हिंदू धर्म से थी, परंतु उन दोनों परिवारों के बीच जो संबंध थे वो उनकी चर्चा करते हुए अब सोचती हैं कि क्या वे दिन थे। तभी तो उन्होंने कहा है मेरे बचपन के दिन, और उन्होंने हम सब के साथ ये साझा किया है कि जब आपसी मेल मिलाप रहता है, विचारों में एकता रहती है, तो कितने खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर अपने जीवन को बिताया जाता है। कहते हैं ना कि मन मुटाव हो, द्वेष की भावना हो, नफरत, जलन, बैर, इस तरह की भावना होगी तो कोई सुखी नहीं रहता। सुखी रहने के लिए मन में प्रेम आवश्यक है। मन में इस तरह की ईर्ष्या, नफरत, द्वेष की भावनाओं को स्थान नहीं देना है, क्योंकि ये भावनाएं कहीं ना कहीं हमें ही खोखला कर देती हैं। हमेशा प्रसन्नचित पता है कौन रह सकता है? जो कभी किसी से नफरत ना करता हो। अब आप सोच रहे हो ऐसा कोई होता है? होता है। जिसके मन में नफरत है ही नहीं, वो किसी से नफरत कैसे करेगा? कहते हैं ना व्यक्ति दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। ये तो बात मानते हैं ना। मान लीजिए हमारे पास एक डब्बा है, कोई भी बॉक्स है, और वो खाली है, तो क्या हम उसमें से कहेंगे आइए मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, और खाली बॉक्स में से कुछ देते जाएं? इज इट पॉसिबल? नो। इट मीन्स कि हाँ उसमें जो होगा तब हम दूसरों को दे सकते हैं। टॉफीज हो सकती हैं, लड्डू हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, पेन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यदि वो डब्बा खाली होगा, बॉक्स खाली होगा, तो हम कुछ नहीं दे सकते। ठीक उसी तरह से हमारे मन में प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य, लड़कपन, लाड़, दुलार, सबके लिए आदर, सम्मान, ये सब होगा तब जाकर हम दूसरों को दे पाएंगे। कभी कभी ये भी सुनने में आता ना कितना अच्छा व्यवहार है इनका, कितना अच्छा बोलती हैं, ऐसा लगता है सुनते ही जाओ। ऐसा सुनने में आता है किसी किसी के लिए। कैसे? क्योंकि उनके पास वही। और कभी कभी कैसे बोलते हैं जैसे सुनो ही ना, ऐसा लगता है कि कर्कश एकदम कौवा काव 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 कर रहा हो। क्यों? क्योंकि उनके पास वही है। कभी कभी कुछ ऐसे अपशब्दों का प्रयोग भी हो जाता है जो सुनने में ऐसा लगता है कि हे प्रभु क्या है, तो व्यक्ति वही दूसरों को देता है जो उसके पास होता है। तो अपने व्यवहार में शालीनता लानी है, मधुरता लानी है, और बहुत अच्छे से सबके साथ व्यवहार करना है। चलिए चलते हैं अब पाठ्य पुस्तक की पाठ की ओर और जानते हैं कि क्या 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 हुआ था लेखिका के बचपन में, और उन्होंने किस तरह से हमारे साथ साझा किया है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है ना। जब भी हमें बचपन की याद आती है ना, बहुत मजे आ जाते हैं। अब मुझे भी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं कि बचपन में एक बार करीब मतलब पैर घुटने से नीचे एक ईंट की वो कुछ रखी थी, ईंट इकट्ठी। अब हम कुछ फ्रेंड्स मतलब छोटे छोटे ही थे, दूसरी तीसरी क्लास की बात होगी, खेल रहे थे। उसने खेल खेल में धक्का दे दिया, मैं गिर पड़ी उतने नीची दीवार से, तो हो गई बेहोश। और एक गांव की हूं मैं ना, वहां पर
इकट्ठे हो गए। और ये मुझे कब पता चला, जब मैं थोड़ी होश में आई तो वहां देखा कि सब लोग, पड़ोसी, पड़ोसी के पड़ोसी, दादी, ताई, ताऊजी, ये वो, अंकल आंटी, सब एकत्रित हो गए कि अरे बेटी को क्या हुआ, बेटी को क्या हुआ। और बहुत, मतलब ये आज तो किसी का कुछ भी हो रहा होता है, कोई किसी का ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। बचपन के दिनों में अजीब सा आकर्षण होता है, और ये बात आप भी जानते हैं। माना कि आप उस तरह से खेल या अपने समय को वैसा व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समय की व्यस्तता भी है, और अब धीरे धीरे विकास होने के साथ साथ परिवर्तन आया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों में कमी आई है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन फिर भी जिस भी परिस्थिति में हम हैं, आपकी भी बात कर रही हूं, उसको खुलकर एंजॉय करना है, खुलकर जीना है, सुखी से प्रसन्नचित होकर जीना है, इतना याद रखिएगा। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, क्योंकि बचपन की जो स्मृतियां हैं वो मजे, मतलब मन अकेले में भी हंसने लगते हैं। पता है, कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, लंगड़ी खेलते थे, बहुत सारे खेल खेलते थे। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं, धीरे धीरे महीने, वर्ष बीतते जाते हैं, और पता चलता है यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पेड़ पौधे थे, यहाँ अट्टालिकाएं खड़ी हो गई। ये होता है, आप भी देखिएगा। 20 साल बाद आप स्वयं परिवर्तन देखेंगे कि जब आप 10th क्लास में थे तब क्या परिवर्तन हुआ, मतलब तब कैसा वातावरण था, और अब जबकि आपका अपना परिवार है, आप अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, अब देखिएगा, तब आप देख पाएंगे। ठीक है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। उस समय लड़कियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, अर्थात लड़कियों को जन्म लेने से पहले मार दिया जाता था। हाँ, सही है, ऐसा था। लेकिन लेखिका के परिवार में लगभग 200 वर्षों से किसी लड़की ने जन्म नहीं लिया था। इसलिए जब लेखिका का जन्म हुआ ना, तो उनकी बड़ी खातिरदारी हुई, उनको बहुत स्नेह और प्यार मिला। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेजते थे। परम धाम मतलब समझ रहे हैं, उनको मार दिया जाता था। लड़कियों को जन्म के साथ ही लड़कियों को मार दिया जाता था, ऐसा होता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा क्यों? क्योंकि उनकी जो कुल देवी थी वो दुर्गा थी। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। उनके घर में लड़की ने 200 वर्षों से जन्म ही नहीं लिया था, इसलिए जब लेखिका का जन्म हुआ तो हाँ, उनको तो परियों की तरह पाला गया, बड़ी खातिरदारी हुई। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। परिवार में उनके पापा की बात कर रही हैं वो, कि उर्दू और फारसी उनको आती थी, क्योंकि उस समय का जो माहौल था, हिंदी तो आती ही थी, साथ ही साथ उर्दू और फारसी भी आती थी। इसलिए पापा क्या चाहेंगे कि मेरी बेटी को भी उर्दू और फारसी आए। पिता ने अंग्रेजी भी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण अधिक नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, मेरी माता जबलपुर से आई। जबलपुर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अपने साथ हिंदी लाई। मध्य प्रदेश में अधिकतर हिंदी है सबसे ऊपर। तो जब माता जी आई, जब उनके पिताजी से उनका विवाह हुआ, तो उनके साथ हिंदी भी ले आई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। लेखिका ने यह भी बताया कि जब माँ आई तो उन्होंने अपने साथ हिंदी लेकर आई, और शुरू से स्टार्टिंग में उन्होंने उनको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है ना कि प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं कि लेखिका के जन्म के समय उत्सव क्यों मनाया गया, या फिर ये बात है लगभग 50, 60, 70 वर्ष पूर्व की। उस समय लड़कियों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी लेखिका के जन्म पर उत्सव या इतनी खातिरदारी क्यों हुई? तो आप कह सकते हैं कि उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों से कन्या ने जन्म ही नहीं लिया था। दूसरा लिखा है कि लेखिका जो कि स्वयं हिंदी में इतना नाम कमा चुकी हैं, वो किस आधार पर, जबकि उनके परिवार में हिंदी का वातावरण नहीं था। तो आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं उत्तर, कि उनके पिताजी उर्दू, फारसी और अंग्रेजी को भली भांति अच्छे से जानते थे, और वे ये भी चाहते थे कि उनकी बेटी भी ये भाषाएं सीखे। लेकिन लेखिका की उर्दू और फारसी में कोई रुचि नहीं थी, और मौलवी साहब जब आते थे ना, मौलवी साहब पढ़ाने, तो वो छुप जाती थी। हाँ, लेकिन उनकी माँ मध्य प्रदेश में जबलपुर की थी, और उन्हें हिंदी बहुत अच्छी आती थी, तो लेखिका को हिंदी सिखाई उन्होंने, पंचतंत्र पढ़ना सिखाया, कहानियां सुनाई, जिससे लेखिका हिंदी के प्रति समर्पित हो गई। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी बताइए क्या होता है? बताइए क्या होता है विदुषी?
विदुषी है विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान है पुल्लिंग, विदुषी उसका स्त्रीलिंग। ठीक है, मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा। शुरू से ही उनके पिताजी की यही इच्छा थी कि हमारी लड़की, क्योंकि 200 वर्षों के बाद हुई ना, इसको ये बनाएंगे, इसको वो बनाएंगे। फुल स्वतंत्रता थी, बड़े अच्छे से नाजों से पाला गया, नन्ही सी परी बिल्कुल। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं। कौन चाहते थे? बाबा। लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी, उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उर्दू और फारसी में। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस, एक दिन मौलवी साहब को ले आए पापा जी, पिताजी, बाबूजी कि चलो आओ महादेवी इनसे उर्दू सीखो। हो, एक दिन जब मौलवी साहब को देखा तो दूसरे दिन तो जैसे ही वो आते और मैं चारपाई के नीचे छुप जाती, लेखिका ने ये कहा है। एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। फिर उन्होंने उर्दू और फारसी के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं जताया, फिर नहीं आए। ठीक है, उसके बाद संस्कृत की बारी आई तो संस्कृत पंडित जी पढ़ाने आए। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। भगवत गीता सुना होगा आपने। भगवत गीता हिंदी या जो हिंदू धर्म है उसका पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जैसे रामचरितमानस और भगवत गीता। मुस्लिम में कुरान है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख बाइबल, बिल्कुल नाम सुने होंगे, और ईसाई में बाइबल होता है, और पंजाबी का रहता है गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये जो पवित्र ग्रंथ हैं वो हर एक धर्म में माने जाते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि हर एक धार्मिक ग्रंथ में एक ही बात अवश्य लिखी रहती है कि सबके साथ इंसानियत के साथ रहें, मानवता के साथ रहें, मनुष्यता अपने अंदर अवश्य रखें। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी, क्योंकि माँ को संस्कृत में अच्छा खासी रुचि थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको, मिशनरी स्कूल, जहाँ के कानून कायदे बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको पता है। वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी, क्योंकि अब बेचारी को इतना लाड़ प्यार घर में मिला और स्कूल में तो माहौल एकदम सख्त, तो रोने लगी, नहीं जाना नहीं जाना। अक्सर आपने भी, हम सब ने किया था ना बचपन में, आपको याद है जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल गए होंगे, पूछिएगा मम्मी से कि रोते थे, बिलखते थे, नहीं जाना नहीं जाना। कुछ लालच दिया तो चले तो गए, लेकिन वहां देखा कि हो इतना लंबे समय तक मम्मी नहीं मिल पा रही हैं, तो रोने धोने लगते थे। ठीक है, मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रॉथवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, हॉस्टल में चली गई। वहाँ का एटमॉस्फेयर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मैस था, जहां पर भोजनालय। ठीक है, उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था। क्यों? कुछ मान्यता है कि ये शुद्ध भोजन यदि कहें, कि जिसमें सात्विक भोजन कह सकते हैं, और आगे देखते हैं कि क्या कारण था। अब ये जो पैराग्राफ है, इससे देखिए कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, बताइए। लेखिका के बाबूजी लेखिका को क्या बनाना चाहते थे? विदुषी, है ना। और वे इसलिए चाहते थे कि उनकी बेटी दुनिया में नाम कमाए, उनका एकमात्र उद्देश्य यही था। और महादेवी वर्मा जी ने उनके मतलब उनके जो आशाएं थी, उम्मीद थी, उन पर वे खरी उतरी। आज हम सब उनकी रचनाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर है कि संस्कृत कैसे सीखी। गुरुजी आते थे, पंडित जी आते थे, माँ भी संस्कृत जानती थी। इस तरह का जो पारिवारिक माहौल था, उसके आधार पर उन्होंने अपनी जीवन बिताया, बचपन बिताया। फिर जब वो मिशन स्कूल में गई तो वहाँ उन्हें स्ट्रिक्ट माहौल लगा और जाना बंद कर दिया, इसलिए उनको क्रॉथवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। वहाँ पर वे 5वें दर्जे में भर्ती हुई थी। वहाँ का वातावरण उन्हें बहुत अच्छा लगा। हर धर्म की लड़कियां थी, यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज था। ठीक है, और वहाँ मैस भी था, जहाँ पर खाना भी मिलता था अच्छा। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। जो भी एक रूम हुआ करता था उसमें 4, ठीक है, 4 लड़कियां रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। नाम सुभद्रा कुमारी जी का आपने सुनना होगा बिल्कुल, जो कि झांसी की रानी, सिंहासन हिलोटे की कवयित्री हैं, और भी कई इनकी रचनाएं हैं। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। लेखिका ने कौन सी कक्षा में एंट्री ली? 5वीं दर्जे में। और लेखिका जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, वे 7वें में थी। वे कविता लिखती थी, और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। तुक मिलाने समझते हैं? राइमिंग, जैसे कि तुक से तुक मिला दिया, ताल से ताल मिला दिया। ठीक है,
बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे कौन सा गाती थी? जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। अर्थात ये जो भजन था ना, वो अलार्म का काम करता था, प्रभाती का काम करता था। इतना सुरीला उनकी माँ गाती थी कि उसको सुन सुनकर लेखिका के मन में भी मीरा के पदों से लगाव हो गया और उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखना प्रारंभ कर दिया था। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। खड़ी बोली मतलब पता है आपको? सामान्य जन की बोलचाल की भाषा, जिसमें अधिक क्लिष्ट शब्द ना हो, जो कोई भी आसानी से पढ़े और आसानी से समझ जाए। ऐसा नहीं कि अरे ये शब्द कौन सा है, इसका मीनिंग कौन सा होगा, आराम से जो समझा जा सके बोलचाल की भाषा, उसमें लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। महादेवी जी वर्मा जी ने क्या किया? मीरा जी के पद सुन सुनकर ब्रजभाषा में लिखना स्टार्ट किया। फिर देखा कि सुभद्रा कुमारी चौहान खड़ी बोली में लिखती हैं, तो वो भी उन्होंने लिख दिया। इसलिए उनकी रचनाओं में आप तरह तरह की भाषा का रूप देखेंगे। हर एक भाषा, चाहे वो ब्रज भाषा हो, खड़ी बोली हो, बुंदेलखंडी हो, बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण मिलता है उनकी रचनाओं में। तभी तो इतनी प्रसिद्ध और इतनी प्रचलित रहती हैं उनकी रचनाएं, क्योंकि सबको समझ में आती ना। सबको ऐसा लगता है कि अरे वाह, मेरी भाषा में, ठीक है। तो इस तरह से वे प्रसिद्ध हुई। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनका नाम हो चुका था, कॉलेज में सब उनको जानते थे कि ये कवयित्री हैं। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं, क्योंकि किसी कहते हैं ना कि हमसे कोई बड़ा या प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो हमें अपने आप लगता है कि नहीं, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ हर और हिम, तो हम अपने आप को पीछे करने लगते हैं। ठीक वैसा ही लेखिका ने किया। लिखती तो थी, लेकिन कभी भी उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी से ये जिक्र नहीं किया था कि मैं भी लिखती हूँ। छुप छुप कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? ओ अब क्या करें? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सार निकल पड़ा उसमें से। उन्होंने कहा कि महादेवी तुम कविता लिखती हो? मैं डर गई, मैं एकदम नहीं मैंने लिखती। तो उन्हें डाउट हुआ था कि ये लिखती है, तो उन्होंने तुरंत डेस्क देखी, सब कुछ देखा और पलटती गई और वहाँ कविताएं मिली, रचनाएं मिली, तो वे समझ गई कि ये भी रचना करती है। अब देखिए इस पैराग्राफ से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि छात्रावास में एक कमरे में कितनी छात्राएं रहती थीं? 4। ठीक है। महादेवी वर्मा जी ने सुभद्रा कुमारी चौहान से कौन सी बात छुपाई? कविता लिखने की या रचना करने की। तो क्या सुभद्रा कुमारी चौहान सिर्फ और सिर्फ स्वयं को ही आगे बढ़ाना चाहती थी या उनसे संपर्क में जो भी रहता था उनको भी प्रोत्साहित करती थी? बिल्कुल करती थी। यदि वे ऐसा नहीं करती तो महादेवी वर्मा जी की रचनाओं को वो सबके सामने ना लाती और उसके बाद धीरे धीरे स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में उनकी पत्रिका जो रचनाएं हैं उनको नहीं पब्लिश करवाती। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। जब तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिया और एक हाथ से मुझे पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा लाएंगी, ये है ना, ये महादेवी ये रचना करती है। तो बड़ा आश्चर्य भी हुआ उन्हें और मन से खुशी भी हो रही थी कि नहीं, हमारी कोई जो काबिलियत रहती है या हमारे अंदर जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, तो आप जानते हैं ना, कोई अंतर्मुखी रहता है, कोई बहिर्मुखी रहता है। तो बहुत से व्यक्ति, बहुत से बच्चे, बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। कहते हैं ना, किसी हुनर तो सब में होता है, किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। तो यही हुआ था उनके साथ भी और इसी तरह से उन्होंने सबको बता दिया कि ये रचनाएं करती है। ठीक है। और जब उन्होंने सब उस तरह से उनका हाथ पकड़ा और सब में घुमा दिया। क्रॉथवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। क्या करते थे? झूला झूलते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। सबका अपना अपना हुनर, अपना अपना टैलेंट। और एक बात याद रखिएगा कि हर एक बच्चे में, हर एक व्यक्ति में हुनर होता है, बशर्ते कि उसको हमें छुपाना नहीं है, कैसे भी करके बाहर निकालना है। हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना है। परमात्मा ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ईश्वर जिसको भी हम जानते हैं, मानते हैं, उसने हमें किसी ना किसी हुनर के साथ तो भेजा है और उसने इस के साथ हमारा निर्माण किया है कि हम इस दुनिया में आए और अपने बलबूते पर अपना नाम कमाएं, किसी के हाथ पैर जोड़ने की या चापलूसी करने की नौबत ना आए। लेकिन होता है कि कुछ अपने गुणों को, अपने जो काबिलियत है उसको छुपाए रहते हैं और बिल्कुल दब्बू बने रहते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, इनर
उनको बाहर लाना है और उनके मतलब ऐसा नहीं कि एकदम शाय नहीं रहना है, धीरे 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 धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता है, अचानक से कुछ नहीं होता है, हमें प्रयास करते रहना है और अपने आप को सबके सामने एक्सप्रेस करना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या होता था कि जब भी खेलते वक्त सब लोग तो खेल में लगते थे, कोई मस्ती कर रहा है तो वो उस पेड़ की डाल पर बैठकर तुक से तुक मिलाती थी और रचनाएं करती रहती थी। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, नाम था स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी, पत्रिका में उनकी तुकबंदी जो बनाती थी ना वो छप जाती थी, क्योंकि रचना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो रचना करने लगते हैं उनको फिर वो आसान लगता है। कोई भी कार्य जब तक बड़ा कठिन सा लगता है, असंभव सा लगता है, जब तक हम उस कार्य को ना करें, और लेकिन जैसे हम करने लगते हैं ना वो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर हमें डर भी नहीं लगता और कठिन भी नहीं लगता। अपनी तुकबंदी छप जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। तो कभी भी प्रश्न आ सकता है कि 1917 में किसका प्रचार प्रसार था? आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार था, ठीक है। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हुआ और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया। आनंद भवन स्वतंत्रता के केंद्र का मतलब स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया। जब भी किसी को स्वतंत्रता से संबंधित कोई चर्चा करनी होती, कोई बात करनी होती, तो सब के सब आनंद भवन में ही मिला करते थे, ठीक है। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था, ठीक है, हिंदी का भी बोलबाला था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉथवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। जब भी कवि सम्मेलन होते थे तो हमारी जो कॉलेज की मैडम थी वे हम दोनों को जरूर ले जाती थी। कौन कौन को? सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जी को। हम कविता सुनाते थे और वहां पर पुरस्कार भी प्राप्त होते थे। कम से कम उनको 100 पदक प्राप्त हुए और एक चांदी का कटोरा भी मिला था। तो प्रश्न आ सकते हैं कि कविता जब लिखती थी या कोई भी रचनाएं होती थी तो वो किस पत्रिका में छपती थी? स्त्री दर्पण में छपती थी। जब कोई स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित चर्चा होती थी या परिचर्चा होती थी तो कहां सब मिलते थे? आनंद भवन में। लेखिका भी गांधी जी से आनंद भवन में ही प्रथम बार मिली थी, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते, हिंदी साहित्यकार, कभी श्रीधर पाठक होते, कभी रत्नाकर जी होते, तो कभी कोई होता। कवि सम्मेलन जब भी होते थे तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, कवि, विद्वान सब लोग उस सभा के अध्यक्ष होते थे, जज होते थे और उनको पुरस्कार भी मिलते थे। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझे प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था उनको। प्रायः मीन्स अक्सर, अधिकतर उनको प्रथम पुरस्कार ही मिलता था और उन्हें ये स्वयं में पता नहीं रहता था कि मेरी रचना सबसे अच्छी होगी। यही काबिलियत रहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम के प्रति समर्पित रहें। क्या होगा, कैसा होगा, काश 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 मुझे फर्स्ट प्राइज मिल जाए, ये सब नहीं सोचना है। काम को लगन से करिए, बिल्कुल जी मन लगा कर करिए, परिणाम तो मिलेगा, ठीक है। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। जब भी कवि सम्मेलन होते थे प्रथम पुरस्कार मिलता था और 100 से कम पदक नहीं थे, मतलब 100 से अधिक ही थे। एक बार की घटना याद है कि एक कविता पर मुझे चांदी का कटोरा मिला। बड़ा नक्काशीदार शब्द आया यहाँ पर, नक्काशीदार, अर्थात जिस तरह से वो डिजाइन्स बनी रहती है ना, बहुत सुंदर तरीके से आर्ट एकदम। मान लीजिए ये कटोरा है, मान लीजिएगा, अब उतने अच्छे से तो नहीं बना पाऊंगी। इसमें बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बने रहते थे, बहुत सुंदर सुंदर। अब ये तो आप कहेंगे ये सुंदर है, जस्ट इमेजिन कि बहुत सुंदर से डिजाइन, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, है ना। इस तरह से सुंदर सुंदर डिजाइन बने रहते थे चांदी के कटोरे में भी और बड़ा अच्छा लगता था। तो इस तरह से उन्हें एक मिला चांदी का कटोरा, जिसे पाकर लेखिका बहुत खुश हुई। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में क्योंकि उनके मन में हेजिटेशन रहता था। और जिस दिन उनका नाम पुकारा गया ना कि महादेवी वर्मा को प्रथम पुरस्कार और भेंट स्वरूप चांदी का कटोरा दिया जाता है, तो उस दिन महादेवी वर्मा वहां थी ही नहीं। बताइए फिर कैसे आया उनका कटोरा उनके पास? सुभद्रा कुमारी चौहान जी लेकर आई होंगी उस दिन। ओके, सुभद्रा जी नहीं गई थी, सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी और महादेवी जाती थी, ठीक है, कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। बहुत खुश हुई। लेखिका इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि पदक तो उनको 100 से अधिक मिल ही चुके थे, लेकिन चांदी का कटोरा पहली बार मिला
और वो सबसे अधिक खुश हुई और सबसे पहले उन्होंने किसको बताया? सुभद्रा जी को, कि देखो मुझे ये मिला है ना, बड़े खुश होकर। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझे इस कटोरे में खिलाओ, ऐसा उन्होंने कहा और बहुत खुश हुई अपने आप को और उनके लिए। उसी बीच आनंद भवन में बापूजी आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने की बात हो रही है, एक एक दो दो रुपए की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एक एक आने या दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापूजी आते थे तो पैसा उन्हें दे देते थे ताकि वे किसी ना किसी तरह से देशवासियों की सहायता कर सके, क्योंकि आर्थिक सहायता बहुत आवश्यक होती है ना उस समय। चूंकि अंग्रेजों का शासन था, हर एक भारतीय की स्थिति बड़ी दयनीय थी, तो जो गर्ल्स कॉलेज में लड़कियां रहती थी वो एक एक आने बचा बचा कर जब गांधी जी आते थे तो उनको दे देती थी। उस दिन जब बापूजी के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी ले गई। बड़े मन में ये था कि मैं दिखा दूं गांधी जी को, बापूजी को, कि देखिए बापूजी मुझे चांदी का कटोरा मिला। मैंने निकाल कर बापूजी को दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे? ओ आप बेचारी क्या करें। गांधी जी ने उनका फेवरेट या उनका प्रथम जो पुरस्कार था, या उन्होंने इतने प्रसन्नचित्त होकर उसको स्वीकार किया था और गांधी जी ने उनसे मांग लिया। थोड़ा सा रुकते हैं, बताइए यदि आपको किसी कविता वाचन पर या किसी भी प्रतियोगिता में कुछ ऐसा उपहार मिल जाए और आपके बड़े सम्मानीय जिनको आप बहुत आदर देते हैं वो कहें कि ये मुझे दोगे, क्या करोगे? दे दोगे या कहोगे प्लीज इसकी जगह मैं कुछ और देता हूँ, ये नहीं दूंगा? ऐसा कुछ बताइए, क्या महादेवी वर्मा जी ने गांधी जी को चांदी का कटोरा दे दिया होगा? अरे भाई यही तो कमाल की बात है कि उन्होंने कहा कि तू देती है इसे। अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को तो उन्होंने कहा ही नहीं। ना तो ये पूछा कहाँ मिला, कैसे मिला, कौन सी कविता पर लिखा। उन्होंने सिर्फ कटोरा लिया और मैंने कटोरा दिया। मन में पहले उनको दुख हुआ, लेकिन देखिए तुरंत ही उनके मन में दूसरे विचार भी आए। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने, बढ़ियाई आगे आगे होती हो, कभी कभी होता है ना ऐसे, बढ़ियाई बहुत आगे आगे होते हो, क्या जरूरत थी दिखाने की। सुभद्रा जी ने ऐसा कहा। फिर बोली देखो भाई खीर तो तुमको बनानी होगी, चाहे वो चांदी के कटोरे में खिलाओ या पीतल के कटोरे में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापूजी को दे दिया। कहीं ना कहीं उनमें इतनी समझदारी थी, इतनी मैच्योरिटी थी कि उनके मन में ये भाव आ रहा था कि जब हम एक एक पैसे जो कि हमारी जेब खर्च के लिए मिलते हैं घर से, उनको भी तो दे देते हैं। ये तो मुझे सिर्फ अपनी मतलब जो है गुण या हुनर उस पर मिला था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी तरफ से देशवासियों की सहायता के लिए तो जा पाया। ठीक है, सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई क्योंकि वो उनसे सीनियर थी। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की ज़ैबुनिसा हमारे कमरे में आकर रहने लगी। वह कोल्हापुर से आई थी। ज़ैबुनिसा मेरा बहुत सा काम कर देती थी, सारा काम, मतलब बहुत सा काम में कि कोई पुस्तक पड़ी है, बिखरी हुई पड़ा है तो उसको समेट कर रख देना, यदि सोए हुए हैं और चादर मादर कुछ है तो उसको अच्छे से तह करके रख देना। तह मतलब समझते हो ना, फोल्ड करके रख देना। वह मेरी डेस्क साफ कर देती, किताबें ठीक कर देती। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल रहा था। ज़ैबुनिसा मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। उसी छात्रावास में एक उस्तानी जी थी, उस्ताद का स्त्रीलिंग उस्तानी, ठीक है, जीनत बेगम। ज़ैबुनिसा जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसी मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना ना रह जाता। वाह देसी कौआ मराठी बोली। इकड़े मराठी में कहते ना, इकड़े आ मतलब इधर आओ इधर आओ। तो वो बोलती थी तो उस्तानी जी उनको बड़ा चिढ़ाती थी कि लो मराठी कौआ बोले इस तरह से। ज़ैबुनिसा कहती थी नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौआ मराठी बोलता है। ज़ैबुनिसा मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूं तो मराठी बोलेंगे, जो हम हैं वो हम बोलेंगे, उसमें क्या है, ठीक है। और सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। सांप्रदायिकता मतलब समझते हैं आप, धार्मिक भेदभाव नहीं था। उनके कॉलेज में या उनके छात्रावास में हर एरिया से या हर प्रदेश से आई थी उनकी जो भी सहेलियां थी, लेकिन मिलजुल कर आपस में रहती थी सब।
जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी में बात करती थीं, बुंदेलखंड की आती थी तो बुंदेली में बात करती थी, कोई अंतर नहीं आता था। तो हम पढ़ते हिंदी थे, जब भी पढ़ते साथ में तो हिंदी पढ़ते थे, प्रार्थना सभा में सब एक साथ गाते थे, उर्दू भी हम सबको पढ़ाई जाती, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई वाद विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं, यही तो परवरिश है। तभी तो कहते हैं कि हम जो भी व्यवहार किसी के साथ अपनाते हैं, प्लीज सुनिएगा, कि जब भी स्कूल में आपका व्यवहार किसी के साथ अच्छा रहता है तो आपस में हम टीचर्स ये बात करते हैं कि देखो कितना अच्छा माहौल होगा इनके घर का, इनके पेरेंट्स ने इनको कितने अच्छे संस्कार दिए, ये बात होती है। तो हम जो हैं स्कूल में हमारे घर की पहचान है, घर की गरिमा है, उस गरिमा को हमें हमेशा बनाए रखना है। यदि स्कूल की तरफ से हम कभी इंटर स्कूल कंपटीशन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, क्लस्टर लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, जो भी हम जाते हैं तो वहां हम स्कूल की गरिमा साथ में ले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से हमें अपने आप को प्रस्तुत करना है। अब क्या है, कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े होते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहां रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। मतलब जहां वे रहती थी, एक और उन्होंने जिक्र किया है अपने बचपन के दिन का कि जहां उनका घर था, हॉस्टल नहीं घर, तो वहां जवारा के नवाब भी रहते थे जिनसे उनकी नवाबी छिनी जा चुकी थी, लेकिन रौब तो वही था। तो उसी कंपाउंड में लेखिका भी रहते थे, तो उनके साथ बहुत मधुर संबंध थे। ताई साहिबा कहती थी लेखिका नवाब साहब की बीवी को, ठीक है। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे, हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ पर। मतलब इतनी एकता, इतना चाह कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने की वे कहती थी, तो मैं उनको राखी बांधती थी। बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी, पता है ताई जी क्या करती थी, जिस दिन रक्षाबंधन होता था तो अपने बेटे से कहती थी तू पानी भी नहीं पिएगा क्योंकि तेरी बहन राखी बांधने आएगी, वो भी तो भूखी रहेगी। तो इतने मतलब कितना अच्छा लगता है ना सुनने में कि इस तरह का वातावरण था। बहनों को राखी बांधनी चाहिए और सवेरे से उसको पानी भी नहीं दे, कहती राखी के दिन बहनें राखी बांधने जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते, हमको लहरिए मतलब दुपट्टे या कुछ भी मिलता था। इसी तरह मुहर्रम में हम हरे कपड़े पहनते थे, हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहां, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊंगी। फिर लेखिका के छोटे भाई का जन्म हुआ, तो ताई जी बहुत खुश हुई, बोले कि मैं आऊंगी, देवर जी से कह देना, ठीक है। तो वे आए, वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी, कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। तो वो लेखिका के छोटे भाई के लिए कपड़े ले आई, और इतना सब कुछ कितने अच्छे से ये सब चल रहा है ना कि मजा आ रहा है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूं, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूं। तो लेखिका के छोटे भाई का नाम मनमोहन रखा था। किसने रखा था? ताई जी ने। ताई जी कौन थी पता है ना आपको? जवारा के नवाब की पत्नी जी, जिसको लेखिका ताई कहती थी। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। ऐसा नहीं है कि ताई साहिबा ने कह दिया मनमोहन तो हमने कह दिया ठीक है निकनेम रहने देते हैं मनमोहन, कुछ दूसरा रख देते हैं। जो ताई साहिबा ने नाम दिया उसी नाम से उनके भाई की पहचान हुई। वही तो प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। कौन? महादेवी वर्मा के छोटे भाई, जिनको नाम दिया था ताई साहिबा ने, ठीक है। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूं अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। ऐसा लगता है मानो कितना अच्छा था, सपना था जो टूट गया। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। क्यों सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ने लगा? क्यों आपसी मनमुटाव बढ़ने लगा? क्या कारण है? क्या चाहिए सबको? सब लगता यही है कि हम अच्छे हैं, दूसरा सामने वाला गलत है।
यदि जिस दिन इस भावना को हमने परिवर्तित कर दिया कि सिर्फ मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत, सिर्फ ये सोचा हमने कि मैं जिस तरह का सम्मान चाहता हूं, जिस तरह का अपने धर्म को ही बेस्ट कहता हूं, उसी तरह से दूसरे का धर्म भी है। तो यहां पर मैं सबसे आग्रह करूंगी, करबद्ध निवेदन भी करूंगी कि अपने मन में धार्मिक भेदभाव कतई ना उत्पन्न होने दें, जिससे आपसी भाईचारे के साथ शांति और सौहार्द से रहा जा सके। क्योंकि शत्रुता में या बदले की भावना में किसी का भी भला नहीं हुआ है, किसी का भी। दोनों ही पक्ष का होता है ह्रास या हानि। कोई भी युद्ध याद कर लीजिए, महाभारत याद कर लीजिए, उसमें यही है कि हम सबको यदि आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यदि जरा सा भी मनमुटाव हुआ तो मनमुटाव दीवार खड़ी कर देता है और सबके रास्ते अलग। जहां मनमुटाव हुआ वहां मनमुटाव के साथ साथ मतभेद, मनभेद सब कुछ हो जाता है और विचारों में नकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। आशा करती हूं कि आप सभी ने इस पाठ को बड़े अच्छे से सुना है, समझा है और बहुत सारे जो वैल्यूज, नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज मैं आपको बीच बीच में बताती हूं, उनका भी आप ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में लागू जरूर करेंगे। आशा कर सकती हूँ ना, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पर। इसी तरह से मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह के वीडियोस के साथ आती रहूंगी, तो आप हमेशा बने रहिएगा। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आया ही होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप जो भी न्यू वीडियोस अपलोड हों या रिलीज हों तो उनका आप लाभ उठा सके। शेयर जरूर कीजिएगा। जिस तरह से आप बेस्ट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले रहे हैं, उसी प्रकार से आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या परिचित हैं वे भी बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।